हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सबको अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति कोचिंग सेंटर में स्वागत है। तो मैं दिलीप कुमार आप सबको अपना यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जो मेरा आवाज है थोड़ा खराब हो चुका है क्योंकि मुझे सर्दी जुकाम हो, जिससे मेरी आवाज में थोड़ी सी कमी हो गई। तो बच्चों, आपसे मेरी कोशिश करूंगा कि बहुत अच्छे से समझा सकूं। अगर आपको वीडियो में कोई गलती लगती है तो प्लीज एक बार कमेंट जरूर करेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे ताकि सबकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। तो बच्चों, हम लोग यहाँ केमिस्ट्री में बात करते हैं। केमिस्ट्री में हमने बहुत कुछ सीखा था। हमने देखा था कि केमिस्ट्री में कैसे कैसे तत्व थे, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो पहले चैप्टर में आप लोग हमने देखा था कि हमने पहले चैप्टर में आप लोग से बात किए थे कि हीरा और ग्रेफाइट में यानी कि तत्वों को किस तरह से बांटा गया था, धातु और अधातु क्या होता है, इनके बारे में चर्चा किए थे। तो बच्चों, अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, यदि हम आज का जो हम लोग का सवाल है, सवाल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए पूरी तरह से वॉच करेंगे। हमने जैसे कि वादा आप लोग से किया है 20 से 25 मिनट से ज्यादा वीडियो बनाएंगे नहीं, क्योंकि आपका भी वक्त हम जाहिर नहीं करेंगे। आप लोग भी पढ़ाई करते रहें। तो बच्चों, आई होप कि आप अच्छे से समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, प्लीज एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, तो हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज का जो हम लोग का यहाँ टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम लोग का सेकेंड पार्ट में हम लोग ये देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया से आगे के प्रश्नों को किस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोग जो दूसरा प्रश्न देख रहे हैं बाबू, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि तांबा का टैंक बनाया जाता है ना। जब देखे होंगे कि तांबा का टैंक बनाया जाता है जबकि लोहे का टैंक नहीं बनाया जाता है, क्यों? इसका कारण दीजिए कि लोहे का टैंक क्यों नहीं बनाते हम लोग तांबा का ही टैंक क्यों बनाते हैं। इस बात के उत्तर हम लोग जानेंगे, बड़े अच्छे से समझिएगा। तो बच्चों, यहाँ पे कहा गया है कि लोहा जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है, यानी कि जो लोहा होता है मेरे प्यारे बाबू, वो किसके साथ अभिक्रिया कर जाता है? तो वो जल से अभिक्रिया कर लेता है ना। जबकि जो तांबा होता है वो जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, यानी जो तांबा होता है वो किसी से अभिक्रिया नहीं करता है ना। तो यही कारण है कि तांबा का टैंक बनाया जाता है जबकि लोहा का टैंक नहीं बनाया जाता। आपसे अगर किसी ने पूछा कि तांबे का ही टैंक क्यों बनाया था, लोहा का क्यों नहीं, तो आपको बताना है कि लोहा का इसलिए नहीं बनाया जाता क्योंकि लोहा जो होता है जल से अधिक क्रियाशील करता है, और जल से क्रिया करके उसे मूर्छा पकड़ लेता है ना। जबकि तांबा जल से किसी भी अवयव के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, टैंक जो बनाते हैं, टैंक हम लोग लोहा का ना बनाकर तांबा को बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया बात क्या कह रहे हैं? अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। अगले प्रश्न से पहले हम आपको कुछ नोट समझा देते हैं। थोड़ा क्या कीजिएगा, नोट्स को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो बच्चों, यहाँ पे जो आप नोट्स देख रहे हैं, यहाँ पे क्या कहा गया नोट में? कहा गया, देखो बाबू, अगर एक रहेगा तो इसको मोनो पढ़ेंगे, ठीक है, और दो रहेगा तो उसको डाइड पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखें सीओ है, तो यहाँ पर अणु का है, एक है, तो इसको क्या बोलेंगे? कार्बन मोनो ऑक्साइड बोलेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कार्बन कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड का अणु कौन है? तो दो है, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ेंगे। ठीक है, यदि दो का हो तो डाई पढ़ेंगे, तीन का रहेगा तो थ्राइस पढ़ेंगे। यही समझते हैं। यदि तीन अणु हो तो उसको ट्री पढ़ेंगे बाबू। जैसे SO3, यहाँ थ्री है अणु, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? सल्फर ट्राई सल्फाइड, सल्फर ट्राई सल्फाइड, क्योंकि इसमें तीन अणु है ना। यदि यही चार अणु होगा तो टेट्रा पढ़ेंगे, CCCCCl4। इसमें देखिए अणु कितने हैं? चार है, चार क्लोरीन के तत्व हैं। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। जब चार को रहेगा तो टेट्रा पढ़ेंगे, तीन को रहेगा तो ट्राइड पढ़ेंगे, ट्राइड पढ़ेंगे, और दो को रहेगा तो डाइड पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर पांच रहेगा तो हम पेंटा पढ़ेंगे, PCl5, जिसको फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। अगर सिक्स रहेगा तो क्या पढ़ेंगे बच्चों? आप बताइए। तो देखिए, जब सिक्स रहेगा तो हेक्सा पढ़ेंगे, और सात रहेगा तो हेप्टा पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आठ रहेगा तो ऑक्टा पढ़ेंगे, नौ रहेगा तो नॉक्टा नॉक्ट पढ़ेंगे, और 10 रहेगा तो डेका पढ़ेंगे। अगर जैसे ही तत्व में जितनी पीछे अणु होंगी, यदि एक अणु होगा तो उसको हम क्या पढ़ेंगे? मोनो पढ़ेंगे। अगर दो अणु रहेगा तो क्या पढ़ेंगे? डाई पढ़ेंगे। तीन अणु रहेगा तो क्या पढ़ेंगे? ट्राई पढ़ेंगे। अगर चार अणु रहेगा तो क्या पढ़ेंगे? पेटा पढ़ेंगे, सॉरी
टेट्रा पढ़ेंगे। अगर 5 गु रहेगा तो क्या पढ़ेंगे बाबू? पेंटा पढ़ेंगे। अगर 6 गो रहेगा तो क्या पढ़ेंगे बाबू? हेक्सा पढ़ेंगे। और 7 रहेगा तो हेप्टा पढ़ेंगे। 8 गो रहेगा तो ऑक्टा पढ़ेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं बाबू क्या कह रहे हैं? तो आइए इस बात को और समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है खाली सर यहाँ 2 लगा हुआ है, इसको हम लोग होल ट्वाइस पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल में CaOH का यहाँ देखिए 2 लिखा है ना, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? CaOH का होल ट्वाइस क्या पढ़ेंगे? इसको CaOH का होल ट्वाइस पढ़ेंगे। अर्थात यहाँ देख रहे हैं CaOH के होल ट्वाइस पढ़ेंगे। जब इसी में होल करके 2 लिखा होगा तो उसको होल ट्वाइस पढ़ेंगे। यदि इसी होल करके 3 लिखा होगा तो AlOH का होल थराइस पढ़ेंगे। 3 रहेगा तो क्या पढ़ेंगे? होल थराइस पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह 4 रहेगा तो हम 4 को क्या पढ़ेंगे? होल होल फोराइस। ठीक है, होल फोराइस पढ़ेंगे। समझ में आया क्या कह रहे हैं बाबू? होल फोर पढ़ेंगे। ठीक है, सीधा सीधा होल फोर। जैसे मान लीजिए अगर हम आता है एसो फोर का होल, इस तरह पढ़ेंगे तो एसो फोर का होल थराइस पढ़ लेंगे। लेकिन मान लीजिए ऐसे लिखा OH का होल, ऐसा लिख दिया ऐसा 4, OH का पावर OH का होल 4 पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल सिंपल पढ़ेंगे। लेकिन 3 तक क्या पढ़ेंगे हम लोग? 3 को पढ़ेंगे थ्राइस, 2 को पढ़ेंगे ट्वाइस, है ना? 2 को क्या पढ़ेंगे? ट्वाइस। 3 को रहेगा तो क्या पढ़ेंगे? इसको थराइस पढ़ेंगे। क्योंकि हम रसायन सीख रहे हैं तो अच्छे से और बेहतरीन तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे बच्चों। आगे बात करते हैं आप लोग से। अगला प्रश्न जो देख रहे हैं, अगला प्रश्न जो है बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यही से हम लोग का चैप्टर स्टार्ट होता है। कितनी भी बेसिक बातें थी, सारी बेसिक आप लोग से बात कर चुके हैं। अगला जो आप सवाल यहाँ देख रहे हैं बाबू, सबसे बढ़िया सवाल है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? आप रासायनिक अभिक्रिया पढ़े हैं ना बाबू? आप लोग पढ़े हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो सर आपको बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये VVI है बाबू। ठीक है ना? तो क्या रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का क्या करता है बाबू? निर्माण करते हैं। तो इस अभिक्रिया को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो फिर से समझेंगे, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसे अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक नए तत्व मिलकर एक नए तत्व का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो वैसे तत्वों को क्या कहा जाता है? चाहे वैसे अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है बच्चों। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो CaCO3 का CaCO3 को जब अभिक्रिया, ये तीर जो अब दिखा रहा है ये अभिक्रिया को दिखा रहा है। तो CaCO3 की जब हम अभिक्रिया कराते हैं, CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की ओर निकलता है। इसके साथ साथ जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, हाइड्रोजन भी अलग तत्व है, ऑक्सीजन भी अलग तत्व है। जब दोनों तत्व के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो अभिक्रिया के दौरान क्या बनता है? H2O बनता है, जल का निर्माण होता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर एक नए तत्व का निर्माण करते हैं तो ऐसे अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। बच्चों समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। अगला प्रश्न, अब बात आता है कि सर जैसे आपने कहा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 गो तत्व है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 तत्व है, आई दोनों तत्व विक्रिया करके H2O बनाया। ठीक है सर, तो इन दोनों को हम लोग क्या कहेंगे? इन दोनों को हम लोग क्या कहेंगे? तो सर अगर मैं आपको बताऊं तो इन दोनों को क्या कहा जाएगा? इन दोनों को कहेंगे अभिकारक। क्या बोलेंगे बाबू? अभिकारक। क्या बोलेंगे? अभिकारक। और जो ये प्राप्त हो रहा है H2O, इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिफल। इसको क्या बोलेंगे बाबू? प्रतिफल, या इसको उत्पाद भी बोल सकते हैं, उत्पाद। समझ में आ रहा बाबू क्या कह रहे हैं? तो याद रखिएगा, जो रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहा जाता है, और अभिक्रिया के दौरान जो नया तत्व बनता है प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। बच्चों आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे कहा है कि अभिकारक, जिसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है बाबू, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। तो देख रहे हैं यहाँ पर जो तत्व है
यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन तत्व एक है, एक ऑक्सीजन तत्व है। ये दोनों तत्व भाग ले रहे हैं। अब भाग ले रहे हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। समझ में आया बाबू? क्या कहेंगे इसको? क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। और यहाँ पे कहा बाबू प्रतिफल यानी कि उत्पाद, जिसको प्रोडक्ट इंग्लिश में कहा जाता है। तो कह रहे रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो यहाँ जो अभिकारक भाग ले रहे थे, भाग लेने के बाद यहाँ देखिए H2O बन गया, जल बना। तो ये जो जल नया तत्व बना, नया पदार्थ बना, इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिफल। यानी कि जो फल प्राप्त हुआ उसे प्रतिफल या उत्पाद कहा जाता है। इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं। समझ में आ रहा बाबू? क्या करें? जो तत्व रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। ठीक है। जो इसके फलस्वरूप प्राप्त होता है उसे प्रतिफल कहते हैं। समझ में आ रहा? क्या करें? ऐसे समझिए कि जैसे अगर कोई क्रिकेट खिलाड़ी खेलने के लिए भाग ले रहा है तो खिलाड़ी कहलाएगा। ठीक है। और जो उसके रूप में देख रहा है वो प्रतिफल कहलाएगा। क्या फल मिल रहा है? वो लोग उसको देख रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे ये दो भाग ले रहे हैं तो ये प्रतिफल कहलाएगा, और यहाँ H2O जो प्राप्त हो रहा है ये प्रतिफल कहलाएगा। बच्चों समझ में आ रहा बात? क्या कह रहे हैं? अभिकारक और प्रतिफल समझ में आ गया आप लोग को? तो बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे जो सवाल आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसीलिए यदि आप मेरे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा बच्चों। तो आइए हम शुरू करते हैं अगला सवाल को। अगला सवाल बाबू जो है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए ध्यान दीजिए। कह रहा है कि अभिकारक और उत्पाद को जब दो शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन क्या बोला गया है? अभिकारक और उत्पाद पता थे, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। अभिकारक के फल से जो प्राप्त होता है उसे प्रतिफल कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि अभिकारक और उत्पाद में को जब शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? यदि हम शब्द के द्वारा लिखेंगे तो उसे क्या कहेंगे? जैसे मैंने कहा कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का अभिक्रिया करके मैंने बनाया H2O, तो क्या मैंने ये शब्दों में लिखा है कि संकेतों के रूप में लिखा है? तो आप यही कहेंगे सर ये तो संकेत से लिखा हुआ है। तो जब ये संकेत में लिखा गया है तो इसको क्या कहेंगे? यदि मैं इनको शब्दों में लिखूंगा तो क्या हो? जैसे मैं शब्दों में कैसे, तो मैं कहूं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से किसका निर्माण होता है? तो आप कहेंगे जल को। तो मैंने शब्द में बोला, तो जो मैंने शब्द में बोला इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो बच्चों इसको हम लोग शब्द रासायनिक समीकरण कहेंगे। आइए समझते हैं अच्छे से। तो बाबू यहाँ पे समझिए शब्द समीकरण कहेंगे। उसको क्या बोलेंगे बाबू? शब्द समीकरण कहेंगे, क्योंकि हमने शब्दों में बोला तो शब्द समीकरण, यदि मैंने तत्वों के रूप में बोला तो रासायनिक समीकरण। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? तो आइए फिर से समझाते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम को मैंने हिंदी में लिखा है और ऑक्सीजन को मैंने इंग्लिश में लिखा है। अगर दोनों को मैं अभिक्रिया कराता हूँ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो मैंने शब्दों में लिखा है। तो जब मैंने इसको शब्दों में लिखा है तो मैं इसको बोलूंगा क्या चीज? शब्द रासायनिक समीकरण। लेकिन सर जी जब वाक्य समीकरण को संक्षेप में लिखा जाता है तो उसे शब्द समीकरण कहते हैं। जब हम वाक्य या शब्द में लिखें उसे हम लोग क्या कहेंगे? शब्द समीकरण। और जब शब्द समीकरण को सूत्रों, देखो यहाँ पे क्या बोला है बाबू? सूत्रों, और सूत्रों के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? यदि मैंने शब्दों या वाक्यों में लिखा है उसे शब्द समीकरण कहेंगे, लेकिन जैसे हम सूत्र या संकेतों के द्वारा लिखेंगे उसे रासायनिक समीकरण कहेंगे। समझ में आ रहा बात क्या कह रहे हैं बाबू? अर्थात हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया और उत्पाद के जगह रासायनिक सूत्रों का प्रयोग किया जाता है तब उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल या अभिकारक
या यूं कहें अभिकारक या प्रतिफल को यदि मैं संकेत या सूत्र के द्वारा व्यक्त करूंगा तब मैं उसे क्या कहूंगा, रासायनिक समीकरण कहूंगा। बच्चों समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ देख सकते हैं अभिकारक के फल स्वरूप क्या प्राप्त होता है, तो उत्पाद और प्रतिफल प्राप्त होते हैं। या तो उत्पाद प्राप्त होगा या तो प्रतिफल। कोई भी अभिकारक, जैसे अभी हमने लिया कि मान लीजिए कोई मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो MgO बनता है। बोलिए बोलिए हाँ या ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो जो मैंने पूरा इतना बड़ा सूत्रों के द्वारा व्यक्त किया है इसे हम लोग रासायनिक समीकरण कहेंगे। लेकिन सर इसी रासायनिक समीकरण में आप देख रहे हैं कि ये और ये दो तत्व भाग ले रहे हैं बाबू। आइए जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन भाग ले रहे हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, तो अभिकारक कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, तो अभिक्रिया लिख रहे हैं बाबू, गलत हो गया, यहाँ क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं। इसको ये जो प्राप्त हुआ MgO इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रतिफल कहेंगे। प्यारे बाबू आप मेरी वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक बार लाइक करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप अभिकारक और प्रतिफल को बता सकते हैं कि जो भी तत्व भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं और अभिकारक के फलस्वरूप जो तत्व बनता है उसे प्रतिफल या उत्पाद कहा जाता है बच्चों। ठीक है, आप यहाँ और भी समझ सकते हैं। कहा गया है, स्टार देकर समझाया गया है कि जब हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करते हैं, जान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जल का निर्माण होता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि जल का निर्माण कैसे होता है, तो आपको बताना है कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो जल की प्राप्ति होती है या निर्माण होता है। तो इसे हम लोग वाक्य समीकरण कहेंगे क्योंकि मैंने वाक्यों में बताया। लेकिन अब मैं इसको समीकरण के द्वारा व्यक्त करूं, जैसे H2 प्लस O2 को मैं अभिक्रिया कराऊं तो H2O बोलेंगे, तो ऐसे इसको हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। समझ में आया बच्चों क्या कहे, रासायनिक समीकरण। और शब्द समीकरण में समझ में आया, रासायनिक समीकरण में संकेतों और सूत्रों में व्यक्त किया जाता है, जबकि शब्द समीकरण में वाक्य के रूप में लिखकर व्यक्त किया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिखकर व्यक्त किया गया है तो ये शब्द समीकरण कहलाएगा। और H2 प्लस O2 अभिक्रिया कर H2O बना है, ये किस प्रकार का अभिक्रिया कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। बच्चों समझ में आया बात क्या कह रहे हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं तो बच्चों और आगे की ओर देखते हैं अगला हम लोग का क्या कह रहा है। अगला प्रश्न जो है यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कहूंगा अच्छे से समझने की चेष्टा कीजिएगा। आई होप कि अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आप लोग का छोटा सा सपोर्ट ही हम लोग को आगे की ओर बढ़ाएगा। तो बच्चों मैं गलती करने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं सुधार दूं। इसलिए बच्चों आप प्लीज एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए और एक बार आप सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोग के लिए और भी अच्छे से वीडियो बना सकूं, क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति कुछ सही नहीं है बच्चों। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न देख रहे हैं, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो बाबू रासायनिक समीकरण जो है ये दो प्रकार के हो सकते हैं। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो रासायनिक समीकरण ये दो प्रकार के हो सकते हैं जो आप देख रहे हैं। क्योंकि आपके मन में ये सवाल आना चाहिए था कि सर रासायनिक समीकरण ठीक है, जब दो नए तत्व मिलकर एक नए तत्व का निर्माण करता है तो रासायनिक समीकरण है, ठीक है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया है तो रासायनिक अभिक्रिया तो है, लेकिन इस समीकरणों को कैसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि अभी आपने कहा एक शब्द समीकरण एक हो गया रासायनिक समीकरण। तो क्या सर शब्द समीकरण तो क्या समझ में आ गया कि आपने शब्दों में लिखा, लेकिन रासायनिक समीकरण को कितने कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो बाबू रासायनिक समीकरण एक बाबू संतुलित रासायनिक समीकरण और एक बाबू असंतुलित रासायनिक समीकरण। ये सब संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, ये आपका प्रश्न है, आपको ये पूछना चाहिए। तो बाबू हम आपको बता देते हैं फिर भी कि संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित समीकरण हम मोटे शब्द में समझाते हैं, फिर आपको ये पढ़ के बता देंगे संतुलित और असंतुलित। सुनिए, संतुलित रासायनिक समीकरण वैसे समीकरण कहा जाता है जिसमें अभिकारक और प्रतिफल के दोनों तरफ के परमाणुओं का द्रव्यमान एक बराबर हो।
अर्थात दोनों तरफ परमाणुओं की तत्वों की संख्या एक समान हो तो वैसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। लेकिन जिसमें अभिकारक और प्रतिफल में दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या एक बराबर ना हो, द्रव्यमान एक बराबर ना हो, तो वैसे को हम लोग क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। बच्चों समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? तो आइए अब डीपली से और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप समझ सकते हैं संतुलित समीकरण क्या रहा है, तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। जैसे मान लीजिए मैंने लिया है हाइड्रोजन और प्लस मैंने लिया है यहाँ ऑक्सीजन। अब क्रिया कर क्या बनाया बाबू, तो H2O, ये तो जल बनाया, लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ हाइड्रोजन के दो अणु हैं, तो यहाँ पे भी क्या दो तत्व के परमाणु संख्या है, तो है सर। तो यहाँ पर ऑक्सीजन दो है, तो क्या यहाँ ऑक्सीजन दो है, तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर हम संतुलित करें तो ऑक्सीजन दो हो गया तो हाइड्रोजन चार हो गया, तो ये भी हाइड्रोजन चार हो गया, ऑक्सीजन दो हो गया। तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन भी चार गो, यहाँ भी हाइड्रोजन चार गो, यहाँ ऑक्सीजन दो गो, यहाँ ऑक्सीजन भी कौ गो, दो गो। तो बाबू इससे ये सीख रहा है कि दोनों तरफ जो परमाणुओं की संख्या है एक बराबर, यानी कि अभिकारक के तरफ भी और प्रतिफल के तरफ भी दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है। अगर यदि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है तो उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। बच्चों जैसे एग्जाम्पल क्या लिखा गया है, 2H2O प्लस O2, अब क्रिया कर क्या बनाया बाबू, 2H2O। तो आप जो देख रहे हैं बाबू, यहाँ हाइड्रोजन के चार गो अणु, यहाँ हाइड्रोजन के चार गो, और ऑक्सीजन के यहाँ दो गो, तो ऑक्सीजन के यहाँ पे भी कौ गो, तो दो गो बाबू दिखाई पड़ रहा है। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? तो इस प्रकार के समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझ में आ रहा बच्चों? अब आते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण को। तो कह रहा है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है तो वह असंतुलित, बाबू हम क्या लाएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे बाबू अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूं तो देख रहे हैं 2MgO प्लस O2, अब क्रिया करके बनाया MgO, तो यहाँ पे देख रहे हैं मैग्नीशियम के दो अणु है, तो क्या यहाँ मैग्नीशियम के दो अणु है, दो परमाणु है, दो तत्व है, नहीं है। तो सर इससे ये सीख रहा है कि दोनों तरफ के जो परमाणुओं की संख्या है एक बराबर नहीं है, इसलिए एक ऐसा समीकरण है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। बच्चों समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? यहाँ देखिए ऑक्सीजन दो लेकिन ऑक्सीजन दो नहीं है, ऐसे समीकरणों को क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण। आपने क्या देखा कि रासायनिक समीकरण दो तरह के हो सकते हैं, एक संतुलित एगो असंतुलित। अब सवाल ये आता है कि सर क्या रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक है, क्या जरूरी है कि वैसे ही हम छोड़ सकते हैं? तो बाबू मैं आपको फिर से बता दूं, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक है। आप अगर एग्जाम दे रहे हैं, आपको रासायनिक समीकरण लिखने को आ गया, आया संतुलित करने के लिए आ गया, तो आपको संतुलित करना जरूरी है। नहीं करेंगे तो आपका एग्जाम में नंबर कट सकता है। क्योंकि इस रीजन को समझने के लिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न क्या बोलता है। बच्चों तो देखिए अगले प्रश्न पर थोड़ा गौर कीजिएगा बच्चों। अगला जो प्रश्न है बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये बताएगा कि समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है या नहीं है। ठीक है, आइए तो यहाँ कहा गया है किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है, क्या नहीं, इस बारे में हम उत्तर देखते हैं। तो बाबू यहाँ पे क्या है कि द्रव्यमान संरक्षण, आप 9th क्लास में पढ़े थे, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत है ना, उसके बारे में भी हम अभी चर्चा करेंगे। कह रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करने के लिए, चाहे कराने के लिए, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक होता है, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का न ही निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। यानी कि ये संतुलित करना इसलिए आवश्यक है रासायनिक समीकरण को, क्योंकि सर रासायनिक समीकरण को संतुलित नहीं करेंगे तो इससे हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार कहता है
कि न तो यहाँ पर द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही इनका नाश होता है। क्रिया करने के दौरान न तो उसका द्रव्यमान में नाश होगी और न उनमें कोई नया निर्माण होगा, बल्कि नए तत्व बन जा रहे हैं। नए तत्व से नए तत्व का निर्माण हो जा रहा है, अलग अलग तत्व से नया तत्व बन जा रहा है, लेकिन उनमें गुण आकृति सेम टू सेम इसके जैसा ही दिखाई पड़ेगा। भार एकदम एक अनुपात में आएगा, एक बराबर आएगा। इसीलिए कहा गया न तो द्रव्यमान की नाश हो सकती है और न ही इसका निर्माण किया जा सकता है, चाहे अब क्रिया के करने के बाद हो, चाहे प्रतिफल की बात हो या अभिकारक के बात हो। बच्चों समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? तो ये समझिए द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत क्या है, क्योंकि अब आपके माइंड में यही बात आएगा। ये सब द्रव्यमान संरक्षण आपने अभी बात फंसा दिया कि द्रव्यमान संरक्षण क्या है। तो द्रव्यमान संरक्षण ये सिद्धांत प्रकट करता है कि न तो परमाणुओं का या ना तो द्रव्यमान का निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। यानी कि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत यह बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान न तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन ला सकता है और ना नया निर्माण किया जा सकता और ना उसका नाश किया जा सकता है। इस सिद्धांत को अच्छे से समझिए। आइए हम आपको समझाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कहा गया है कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या है या किसे कहते हैं, तो आइए हम समझते हैं। तो कह रहा है इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। बच्चों समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? और ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। यही किसका सिद्धांत है? तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। हूबहू पहले जैसा ही उत्तर है। बच्चों समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो प्लीज एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आप लोग से बहुत बहुत उम्मीद रहता है कि आप मेरी वीडियो को पूरी तरह से वॉच कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा, अगला प्रश्न आता है सर कि रासायनिक समीकरण को कितने तरीकों से संतुलित किया जा सकता है, क्योंकि अभी आपने कहा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्यों सर? क्योंकि अगर हम संतुलित नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है तो वो हमारा समीकरण गलत हो जाएगा। तो सही करने के लिए हमें संतुलित करना पड़ेगा। तो सर ये कितने तरीके से संतुलित किया जा सकता है, आइए इस बात को समझते हैं। तो अब यहाँ कह रहा है कि रासायनिक समीकरणों को कितने तरीके से संतुलित किया जाता है। आपका उत्तर होगा बाबू, रासायनिक समीकरण को प्रायः दो तरीकों से संतुलित किया जाता है। तो सर पहला कौन सा है? तो पहला बाबू है अनुमान विधि या तीर तुक्का लगाते हैं ना बाबू, तुक्का लगाकर संतुलित करते हैं। और दूसरी बाबू कौन है? बीजगणितीय विधि। ये दोनों विधियों को अच्छे से समझने की हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे बच्चों। आइए पहले हम तुक्का लगा के बताते हैं। देखिए जैसे यहाँ देखिए H2 प्लस O2 है, अब क्रिया करके H2 बनाया, तो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन 2 गया, हाइड्रोजन 2 है, ये संतुलित है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन 2 है नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। लेकिन इसको संतुलित करना जरूरी है। देखिए तुक्का से कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए यह हाइड्रोजन 2 है, ये हाइड्रोजन 2 है, संतुलित है। आइए इधर समझाते हैं आपको। ये हाइड्रोजन 2 है, ये ऑक्सीजन, अब क्रिया किया, अब क्रिया करके एक नया तत्व बनाया कौन चीज? H2O। ये अब क्रिया किया सर, H2O बना दिया। ठीक है, आइए ये है असंतुलित, क्योंकि सर यहाँ देखिए ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 नहीं है। इसको हम लोग क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। आइए हम संतुलित करते हैं। यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो सर यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, ये दोनों बराबर है। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो सर यहाँ ऑक्सीजन 2 नहीं है। तो दोनों को बराबर करने किधर कम है पहले देख लीजिए। तो देख रहे हैं यहाँ ऑक्सीजन 2 है लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 नहीं है, इसको 2 करना पड़ेगा। इसको 2 करने के लिए हम क्या नंबर लगाए कि 2 हो जाए? तो आप कहेंगे सर 2 हमेशा लगाना है बाईं ओर, यहाँ 2 लगा दिए। हमेशा बाईं ओर लगाना है तो हम 2 लगा दीजिए। खबरदार आप यहाँ अगर 2 करते हैं गलत है, यहाँ 2 नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, हमेशा उसके बाईं ओर लगाना है। तो 2 लगा दिए, यहाँ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन इसका भी काम कर रहा है और इसका भी, इन दोनों का काम कर रहा है। तो ऑक्सीजन 2 तो हो गया सर, ऑक्सीजन 2 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ कितना ठो हो गया? 4 ठो हाइड्रोजन हो गया। तो हाइड्रोजन यहाँ 2 ही ठो है, 4 ठो करके यहाँ 2 लगा देंगे। अब चेक करके देखिए क्या हाइड्रोजन 4 है? तो जी सर यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 है। क्या ऑक्सीजन 2 है? तो जी सर ऑक्सीजन भी यहाँ 2 है। तो ऐसे समीकरणों को हम लोग क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। जिसमें परमाणु की संख्या एक समान नहीं होती है और संतुलित रहता है, जिसमें दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान हो जाती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। एकदम विस्तार से समझिए। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लीजिए, देखिए Mg है, O2 है, तो MgO बनाया तो असंतुलित, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है तो संतुलित करेंगे। तो सर यदि ऑक्सीजन 2 है तो इधर ऑक्सीजन 2 करना पड़ेगा ना जी। तो देखिए
दो करने के यहाँ पर देखेंगे, ये भी देखिए यहाँ ऑक्सीजन तो यहाँ ऑक्सीजन एक है, तो दो करना पड़ेगा, तो ये देखिए दो ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम भी हो गया, दो गति यहाँ पे दो डाला गया है, समझ में आ रहा क्या कह रही है, संतुलित हो गया, पहले यहाँ संतुलित है यहाँ संतुलित हो गया, देख सकते हैं मैग्नीशियम दूगो, ऑक्सीजन दूगो, ये ऑक्सीजन दूगो है ना, तो हर तरह से संतुलित हो गया, ये असंतुलित था। समझ में बाबू क्या कह रहे हैं, तो संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरणों को आप ऐसे ही परिभाषित कर सकते हैं। आप अपनी किताब में जब उठाइए तो उसमें 2-4 प्रश्न है, आप उनको संतुलित करने की कोशिश कीजिए अनुमान लगाकर, अगर नहीं होता है तो हमसे बोलिए, फिर से हम अलग से वीडियो बताएंगे आपको कैसे संतुलित किया जाता है, नहीं तो आप क्लास में आप ज्वाइन करके पूरी तरह से अच्छे से क्लास लीजिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। मैंने तो हालांकि कोशिश किया समझाने की, आप क्या करें वीडियो को 2 बार रिवाइज करके देखेंगे और आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं सर, समीकरण से कैसे किया जा सकता है ना, तो देखिए इस तरह से यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप इन एग्जाम्पलों की मदद से समझ सकते हैं। आइए आपको और भी एक दो समझाई दे, जब है ये तो समझा देते हैं, फिर क्या दिक्कत है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, और यहाँ Cl2 है, दोनों क्रिया करके HCl बनाया है ना, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन को दो है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए मैंने 2 यहाँ डाला है कि नहीं है, तो भाई किससे क्या है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2, तो यहाँ पे भी 2, यहाँ क्लोरीन भी 2, इन दोनों के लिए 2 काम का है, तो क्लोरीन भी 2, इस तरह से ये जो समीकरण बना, ये किस तरह का समीकरण बना, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण बना, संतुलित रासायनिक समीकरण बना। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं, लेकिन एग्जाम में क्या पूछता है, एग्जाम में ऐसे नहीं पूछता, एग्जाम में पूछेगा कि जब हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो किसकी प्राप्ति होती है, आपको उत्तर बताना है कि जब हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। आप इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया दर्शा सकते हैं बच्चों। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं। अगला प्रश्न कुछ ऐसे ही होगा कि कहेगा सोडियम को जब जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या होता है, तो आपको उत्तर यही बताना है कि सोडियम को जब जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। आप इस समीकरण को द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे Na प्लस H2O के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा, ये 2 क्यों लगा है, क्योंकि मैंने संतुलित किया है ना, H2O लगेगा तो दोनों जब अभिक्रिया करेगा तो NaOH बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस, जब गैस मुक्त होगी तो ऊपर ऐसे तीर बनेगा। ठीक है बच्चों, जब गैस बनेगा तो ऊपर की ओर गैस निकलेगा। ठीक है, इस तरह से अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं, संतुलित भी कर दिए हैं। देख लो यहाँ सोडियम को है 2 यहाँ पे भी सोडियम, देखिए इधर सोडियम 2 है लेकिन इधर सोडियम 2 है, यहाँ 2 करना पड़ेगा, तो सोडियम 2 हो गया, यहाँ पे भी सोडियम 2 हो गया है ना, OH 2 है लेकिन यहाँ OH देखिए ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2, देखिए ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ठीक है, हाइड्रोजन 4 2 4 हाइड्रोजन यानी कि संतुलित हो गया, केवल 2 लगाना था, संतुलित हो गया। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं बच्चों, इस तरह से हम लोग रासायनिक समूह क्या कर लेंगे, संतुलित कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न भी कुछ इसी तरह से आएगा। ठीक है बाबू, अगला प्रश्न भी कुछ इसी तरह से आएगा कि जब जिंक को सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो किसकी प्राप्ति होती है, तो आपको बताना है कि जिंक को जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर का निर्माण होता है। तो आइए इस समीकरण को समझते हैं कि जैसे ZnH2O अभिक्रिया करके ZnNO3 का इसको क्या पड़ेगा बाबू, होल ट्वाइस प्लस 2Ag बनाता है। तो अब समीकरण को संतुलित करके देखते क्या संतुलन है कि नहीं है, क्योंकि संतुलित नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ जिंक कब है सर, एगो, यहाँ भी जिंक कब है, एगो है, बराबर है। यहाँ हाइड्रोजन कब है सर, 2, यहाँ हाइड्रोजन, सर इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, तो सर इसमें हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकलेगा ना, जी हाँ, इसमें हाइड्रोजन गैस भी क्या होगी, बाहर की ओर निकलेगा। ठीक है ना, और यहाँ NO3 HNO3 देखिए आप गलत हो गया है, सिल्वर नाइट्रेट नहीं सर, ऐसे ही सही है बिल्कुल। तो इस तरह से अभिक्रिया को आप क्या करेंगे, दर्शा लेंगे। ठीक है, इस तरह से संतुलित भी हो जाएगा। ठीक है ना बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर देखते हैं। तो आप इस तरह रासायनिक अभिक्रिया को आप दर्शा सकते हैं। ये बाबू हो गया कि इसके द्वारा, तो बीज गणितीय विधि द्वारा, बीज गणितीय बहुत लंबी चौड़ी आती है, आपको 10 क्लास में
को उतना इम्पोर्टेंट वैल्यू नहीं रखा है, आपको अनुमान विधि ही ज्यादातर ध्यान है, क्योंकि एक ही नंबर का आपके एग्जाम में पूछने वाला है। ठीक है बच्चों, आइए फिर भी आपको डाउट लगेगा कि नहीं सर बीज गणित भी बता दीजिए, तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसके में कोशिश करूंगा आपको वो वीडियो भी डाल देने की, नहीं तो आप ऑफलाइन क्लास में जुड़कर सीख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग से क्या कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया द्वारा कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। तो बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती हैं। सर सबसे पहला है कि कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है और क्यों बन रहा है यह पता चलता है। पहली सूचना यह पता चल रहा है कि इसमें कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है और ये क्या बना रहे हैं इसके बारे में पता चलता है। जैसे यहाँ देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सबके H2O बनाते हैं, यहाँ पता चल रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ मिल रहे हैं और एक नया तत्व जल का निर्माण यानी कि जल बना रहा है, ये पता चलता है। ठीक है, और दूसरी बात क्या कह रहा बाबू, अभिकारक में कितने परमाणु या अणु भाग लिए और उत्पाद में कितने परमाणु या अणु बने इसके बारे में भी पता चलता है कि अभिकारक में कितने परमाणु हैं, कितने अणु हैं, या प्रतिफल में कितने परमाणु हैं, कितने अणु हैं, इसके बारे में पता चलता है। ये समझते हैं, जैसे देखिए हाइड्रोजन में से पता है 2 अणु है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन में कितना अणु है, 2 अणु है, या ऑक्सीजन में 2 अणु है, यहाँ पे भी क्या पता ऑक्सीजन में 2 अणु है। इससे सिद्ध होता है कि दोनों तरफ परमाणु अभिकारक और प्रतिफलों में परमाणु की संख्या के बारे में भी सूचनाएं प्रदान करता है बच्चों। और हम लोग का तीसरी बात हम लोग से क्या कहा गया है, तीसरी बात पर बाबू गौर करेंगे तो तीसरी बात हम लोग से कहा गया कि आयतन के विचार से कितना आयतन भाग लिया है और कितना आयतन बना है इसके बारे में भी हमें सूचना प्राप्त होता है। कैसे, तो देखिए जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बनाया, तो H2O बनाया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पता चल रहा है कैसे, तो ऊपर के उदाहरण में देखिए, इस उदाहरण में हाइड्रोजन के 2 आयन, ठीक है, हाइड्रोजन के 2 आयन और ऑक्सीजन के 1 आयन, ऑक्सीजन का 1 आयन से मिलकर जल के 2 आयन बनते हैं। इसलिए पूछा जाता है कि हाइड्रोजन का जल का अनुपात क्या होता है, तो 1 अनुपात क्या बताना बच्चों, 8 होता है। समझ में आ रहा बात क्या कह रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, तो 1 अनुपात 8 होता है। तो बच्चों समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं, तो ये निम्न सूचनाएं हमें प्राप्त होती है। इसका लाभ भी है, रासायनिक समीकरण लिखने का फायदा यह है बाबू, इसमें कम समय, कम तेज और जल्दी से जल्दी लिख सकते हैं। ठीक है, और पूरे विश्व स्तर पर ये लिखा जाता है। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं, और इसे वैज्ञानिक लोग अच्छे से समझ जाते हैं। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं बच्चों, तो इसके लिखने के कई फायदे भी हैं। ठीक है, आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सर रासायनिक अभिक्रिया में बहुत प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, रासायनिक समीकरण में या रासायनिक अभिक्रिया में बहुत सी अभिक्रियाएं होती हैं जिनको हम बारी बारी क्या करेंगे, समझेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कौन सा अभिक्रिया बाबू, तो सबसे पहले हम लोग संयोजन अभिक्रिया। देखिए आप यहाँ समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के बहुत सारे प्रकार हैं जिसमें से कुछ गिनी चुनी मैंने उदाहरण लिया है। आप उसमें से देख सकते हैं वियोजन, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अवकरण या रेडॉक्स अभिक्रिया, ऊष्मी वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, और बाबू विद्युत वियोजन अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ताप रासायनिक अभिक्रिया, बहुत ऐसी अभिक्रिया हैं जिनको हमें समझना है। तो बच्चों मैं यही कहूंगा, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, जब तक के लिए आप लोग क्या करते हैं, विदा लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से इसके बारे में चर्चा करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद बच्चों, शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी वीडियो पूरी तरह से वॉच किया है और हम अगले वीडियो मिलते हैं। दिल से सैल्यूट है बच्चों, आप प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर, थैंक यू।